चलो, थर्ड प्रॉपर्टी क्लियर। फोर्थ प्रॉपर्टी, चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये भी हमने देख लिया कि जितना भी चार्ज हमने कंडक्टर को दिया था वो सारा का सारा उसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, अंदर कोई भी चार्ज नहीं था। फिफ्थ प्रॉपर्टी वाज that electric potential is constant for the entire conductor, means it will form a equipotential surface. If potential is constant, then it will form a equipotential surface. ठीक है, अप टू फिफ्थ प्रॉपर्टी सबको क्लियर है? यस। ओके, वेरी गुड। चलो आ जाओ अब सिक्स प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी नंबर 6, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। अब इसका क्या मतलब है? देखो, सपोज करो ये आपके पास कोई सरफेस है इस तरह की, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? ये देखो, ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा सरफेस चार्ज का। अब आप इसको बड़े ध्यान से अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जब ये वाले सरफेस की अगर मैं बात करूं तो ये वाले जो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन जो है चार्ज का वो थोड़ा कम है, और जैसे जैसे आप क्लोज जाते जा रहे हो, देखो इस साइड जो है वो चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है, ये वाले रीजन में चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है, और ये वाले रीजन में चार्ज की डेंसिटी कम है। ठीक है, ये वाले रीजन में चार्ज की डेंसिटी कम है और ये वाले रीजन में चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है। अब ऐसा क्यों हुआ? व्हाट इज द रीजन दैट द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स? तो देखो, ये डिपेंड करता है उसके रेडियस पे। यहाँ पे डेंसिटी देखो मिनिमम है, देयरफॉर सिग्मा इज मिनिमम। यहाँ पे डेंसिटी देखो मैक्सिमम है, देयरफॉर सिग्मा इज मैक्सिमम। सिग्मा मतलब है चार्ज पर यूनिट एरिया। दिस इज द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, it is charge per unit area. Sigma is your charge per unit area, which is the surface charge distribution. चार्ज पर यूनिट एरिया आपका ये वाले पार्ट में कम है और ये वाले पार्ट में ज्यादा है। ऐसा क्यों हुआ? सपोज करो मेरे पास कोई ऐसा सरफेस है, तो अगर आप बड़े ध्यान से देखो ये सरफेस को कंपेयर करो तो यहां पे इसका रेडियस ज्यादा है। Radius of curvature of this surface is greater as compared to this surface. समझ आ रही है? ऐसा मैं अगर कोई डायग्राम बनाऊं तो देखो ये वाला जो रेडियस है, अगर मैं इस सर्कल की बात करूं, इस कर्वेचर से आप एक सर्कल बना सकते हो। यू कैन ड्रॉ अ सर्कल फ्रॉम दिस कर्वेचर and you can draw one circle from this curvature. अब बताओ किसका रेडियस बड़ा है? ये वाला रेडियस बड़ा है कि ये वाला रेडियस बड़ा है? विच रेडियस इज ग्रेटर? सो कैपिटल आर ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है हमको, कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर। है ना? तो जब रेडियस ज्यादा होगा तो वहां पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। रेडियस ज्यादा होगा तो यहां पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, और जब रेडियस कम होगा तो यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। यहाँ पे डेंसिटी चार्ज की ज्यादा होगी, यहाँ पे चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी, यहाँ पे चार्ज की डेंसिटी कम होगी। सपोज करो यहाँ पे डेंसिटी है सिग्मा 1, यहाँ पे डेंसिटी है सिग्मा 2। ठीक है, सो आई कैन से दैट सिग्मा 2 is greater than sigma 1, which clearly shows that sigma is inversely proportional to r.
sigma is inversely proportional to r. If radius is less, then charge density is more, and if radius is more, then charge density is less. So there is an inverse relation between sigma and r. ठीक है? There is an inverse relation between sigma and r. तो सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया? ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? सिग्मा और आर का रिलेशन? यस? सिग्मा आर का रिलेशन सबको क्लियर है? चलो ठीक है. इसलिए यहां पे सिग्मा मैक्सिमम था और वहां पे सिग्मा मिनिमम था. यस, थोड़ा थोड़ा. क्यों थोड़ा थोड़ा? देखो, अब पूरा क्लियर करना है हमको. देखो, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान से ऑब्जर्व करो. जहां पे रेडियस ज्यादा है वहां पे चार्ज आपको कम दिखाई दे रहा है. इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखो. और जैसे जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता जा रहा है वैसे वैसे आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज होता जा रहा है. देयर इज अ सिग्मा मिनिमम, दिस इज सिग्मा मैक्सिमम. अब यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है. आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे पॉइंट बन रहा है. रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो बहुत छोटा हो गया. छोटा होते 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 एक पॉइंट बन गया. ठीक है? सो एवरी कंडक्टर इज अ इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम. अब मैं सरफेस नहीं बोलूंगा, इसको वॉल्यूम बोलूंगा. क्योंकि वॉल्यूम क्यों बोल रहा हूं मैं? वॉल्यूम का मतलब बहुत सारे सरफेस कंबाइन हो गए. अगर मैं किसी भी कंडक्टर की बात करूं तो अब आपको ये क्लैरिटी आनी चाहिए कि मैं हर कंडक्टर को इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम बोलूंगा रेदर देन इक्विपोटेंशियल सरफेस. क्यों ऐसा? क्योंकि कंडक्टर के अंदर तो बहुत सारे सरफेस आ जाएंगे ना. अगर मैं किसी कंडक्टर की बात करूं, इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सरफेस and number of surface combined together to form a volume. Number of surfaces combined together to form a equipotential volume. To form a equipotential volume. So किसी भी कंडक्टर को इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा एज कंपेयर्ड टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना? Because surface is a two-dimensional concept and volume is a three-dimensional concept. Volume is made up of number of surfaces. This is surface 1, this is surface 2, this is surface 3, and this is surface 4. Number of surfaces combined together to form the entire volume. ठीक है? सबको क्लियर हुआ? वेरी गुड. पूरा क्लियर होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा नहीं. और एक पॉइंट हमने और पढ़ा. दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. इफ रेडियस इज मोर देन सरफेस चार्ज डेंसिटी इज लेस. इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था. ये वाले कंसेप्ट पे क्वेश्चन आया था. आपको दो कंडक्टर दिए हुए थे. एक का रेडियस था 5 सेंटीमीटर और दूसरे कंडक्टर का रेडियस था 10 सेंटीमीटर, है ना? दूसरे कंडक्टर का रेडियस कितना था? 10 सेंटीमीटर. और ऑप्शंस ऐसे दिए हुए थे कि बताओ सिग्मा, लेट सिग्मा 1 इज द surface charge density of this first conductor and sigma 2 is the surface charge density of this second conductor. So option दिए हुए थे sigma 1 is equal to sigma 2, sigma 1 greater than sigma 2, sigma 1 less than sigma 2. Option D was none of the above. Option D was none of the above. तो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? Which option is correct? हाँ, बी ऑप्शन करेक्ट होगा. सिंपल है ना? इतना सबको समझ आया? वेरी गुड.
इस बार सबने करेक्ट आंसर दिया है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, वेरी गुड, क्योंकि इसका रेडियस कम है तो इस पे डेंसिटी ज्यादा आएगी। तो अगर आपको एग्जाम में बोले देन शो द डेंसिटी, तो आपको डेंसिटी भी शो करना आना चाहिए। अगर आपको डेंसिटी शो करनी है तो आप ऐसे शो करोगे, इस पे ज्यादा डेंसिटी बनाओगे चार्ज की, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए देन शो द डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑन बोथ द कंडक्टर्स, तो इस पे थोड़े ज्यादा डेंस चार्ज बनाओगे और ये वाले कंडक्टर में आप थोड़े कम डेंस चार्ज बनाओगे। ठीक है, तो यहां से प्रूफ भी हो जाएगा कि सिग्मा 1 जो है वो सिग्मा 2 से ग्रेटर है। ठीक है, एग्जाम में अगर बोले देन शो दिस ऑन बोथ द कंडक्टर्स, तो आपको दोनों कंडक्टर्स पे चार्ज की डेंसिटी को शो कर देना है। सिग्मा 1 भी ड्रॉ करके शो कर देना और सिग्मा 2 को भी ड्रॉ करके शो कर देना, तो आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा विद ऑप्शन। वेरी गुड। चलो 6 प्रॉपर्टी सबको क्लियर हो गया। सिग्मा का डेफिनेशन क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। ये जो एस है, इन्होंने एस किसको बताया, चार्ज एरिया को बताया। सिग्मा इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया। हमने 3 तरह की चार्ज डेंसिटी पढ़ी थी, ये तो आपको पता होना चाहिए। एक हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ी थी, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ी थी और एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पढ़ी थी। दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, चलो ओके, क्लियर up to this property. We will move on the next property, that is property number 7. प्रॉपर्टी नंबर 7 पे आ जाओ। 6th वाली सबको क्लियर हो गई। चलो 6 प्रॉपर्टी थी, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी सारी ओवर हो गई, तो ये 6 प्रॉपर्टीज आपको सारी लर्न होनी चाहिए। ये 6 की 6 प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। अब हम कैपेसिटेंस शुरू कर रहे हैं। नाउ वी विल बिगिन विद द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। सो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस का मतलब होता है एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। मैं किसी भी कंडक्टर को चार्ज दूंगा, पहले इसको समझते हैं। सपोज ये आपका कोई कंडक्टर है, ठीक है, और मैंने इस कंडक्टर को कुछ चार्ज दिया, है ना, मैंने इस कंडक्टर को कुछ चार्ज दिया, तो वो सारा का सारा चार्ज इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सो इतना चार्ज इसने स्टोर कर लिया। ठीक है, इतना चार्ज इसने स्टोर कर लिया। अब मेरा मन है कि मैं इसको और चार्ज करूं, तो मैंने और चार्ज लाके दिया, इसको और मैंने चार्ज दिया, तो ये स्टोर करता गया, ये चार्ज को स्टोर करता गया, स्टोर करता गया, स्टोर करता गया, बट इट विल होल्ड द चार्ज अप टू अ सर्टेन लिमिट। एक लिमिट के बाद मैं इसको ज्यादा चार्जिंग नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मैं इसको चार्ज देते जा रहा हूं, लेकिन आफ्टर सर्टेन लिमिट दिस कंडक्टर विल नॉट बी एबल टू होल्ड द चार्ज। ये कंडक्टर चार्ज को होल्ड नहीं कर पाएगा। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इसके सराउंडिंग में जो मीडियम है, ये जो सराउंडिंग में जो मीडियम है, इसके मीडियम में जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो भी पोलराइज होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको ज्यादा चार्ज दे रहा हूं कंडक्टर को, तो इसके सराउंडिंग में जो एटम्स है वो एटम्स क्या होंगे, पोलराइज होने स्टार्ट हो जाएंगे। पोलराइज का मतलब उनके नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज सेपरेट हो जाएंगे। नेगेटिव विल ट्राई टू अट्रैक्ट दिस पॉजिटिव चार्ज। द सराउंडिंग मीडियम एटम्स will be polarized. If excess charge is given to the conductor, then the surrounding medium will be polarized. तो सराउंडिंग का जो मीडियम है वो पोलराइज होना स्टार्ट हो जाएगा, और पोलराइज अगर एक बार होना स्टार्ट हो गया तो होता क्या है कि ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक लिमिट तक ही पोलराइज होंगे।
उसके बाद अगर ज्यादा चार्ज मैं मान लो और चार्ज देता गया और चार्ज देता गया, तो ये वाले चार्ज फिर ब्रेक हो जाएंगे एटम में से, ये वाले जो चार्ज है अलग अलग हो जाएंगे। और जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मीडियम के सेपरेट हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि उसकी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ब्रेक हो गई। दिस इज नोन एज डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ अ मीडियम। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था जब मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किया था फर्स्ट क्लास, अगर आप याद करो तो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि एयर इज अ इंसुलेटर, एयर एक्ट्स एज एन इंसुलेटर, है ना। एयर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती, बट जब एयर की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ब्रेक हो जाती है, एक पॉइंट ऐसा आता है जब एयर की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ब्रेक हो जाती है, तो जब एयर की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ब्रेक हो जाएगी तो वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगी, तब वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। एक सर्टेन लिमिट तक ही इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं होता। तो सेम कंसेप्ट यहीं पे भी है कि जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो वो एक सर्टेन लिमिट तक ही हम उसको चार्जिंग कर सकते हैं, क्योंकि ओवर चार्ज जब आप कर दोगे तो ओवर चार्ज करने से क्या होगा, जो सराउंडिंग मीडियम के एटम्स है वो पोलराइज होने स्टार्ट हो जाएंगे। एक बार उनका पोलराइजेशन स्टार्ट हो गया तो नेगेटिव और पॉजिटिव सेपरेट हो जाएंगे, और जब मान लो ये एटम के नेगेटिव और पॉजिटिव सेपरेट हो जाएंगे तो ये इसके चार्ज को खत्म करने लगेंगे। ये नेगेटिव चार्ज जब इस पॉजिटिव पे जाएंगे तो इसको खत्म कर देंगे। तो इसलिए हम किसी भी कंडक्टर को किसी सर्टेन लिमिट तक ही चार्ज कर सकते हैं, और उस लिमिट को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। किस लिमिट तक चार्ज कर सकते हैं अब हम ये देखते हैं। सपोज करो इस कंडक्टर पे पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी, तो जितना ज्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा हम चार्जिंग कर सकते हैं, बट वो भी विद इन अ सर्टेन लिमिट्स। सो चार्जिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन द पोटेंशियल। समझ आ रही है? पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तभी तो चार्ज फ्लो करेगा। सपोज करो मीडियम का पोटेंशियल है 0, सॉरी मीडियम का पोटेंशियल लेट से 5 वोल्ट, कंडक्टर का पोटेंशियल अगर 0 है तो चार्ज कहां से फ्लो करेगा, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। समझ आ रही है? तो चार्जिंग का जो प्रोपोर्शनलिटी होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा पोटेंशियल डिफरेंस पे। और चार्जिंग का जो प्रोसेस है वो एक लिमिट तक ही मैं कर सकता हूं, आई कांट एक्सटेंड बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। मैं तब तक इस कंडक्टर को चार्ज कर सकता हूं जब तक इस मीडियम की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ब्रेक नहीं होती। जैसे इस मीडियम की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ब्रेक हो जाएगी तो जितना भी एक्स्ट्रा चार्ज मैंने सप्लाई किया है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो मीडियम खत्म करने लगेगा। मीडियम विल ट्राई टू डिस्ट्रॉय दिस एक्स्ट्रा चार्ज बाय आयनाइजेशन ऑफ द चार्जेस। समझ आया? तो किसी भी मटेरियल को, किसी भी कंडक्टर को मैं एक सर्टेन लिमिट तक ही चार्ज कर सकता हूं। अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो कैपेसिटेंस में और कुछ भी नहीं है, फिर आप कैपेसिटेंस को बहुत अच्छे से समझो। The first basic point which you need to learn is that we can charge a conductor up to a certain limit without breaking the dielectric strength of the medium. Once the dielectric strength of the medium is break, then the extra charge or surplus charge which is supplied to the conductor will begin to destroy. This point must be clear to all of you. सबको समझ आया ये पॉइंट? ये पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है सबसे पहले, इसके बाद हम कैपेसिटेंस को स्टार्ट करेंगे। चलो अब कैपेसिटेंस की डेफिनेशन देखेंगे। Now we will see the definition of capacitance. So capacitance is defined as
द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर द चार्जेस, इस कंडक्टर की कितनी एबिलिटी है कि ये चार्ज को स्टोर करके रख सकता है, उसको हम बोलेंगे कैपेसिटेंस, और इट इज ऑल्सो नोन एज कैपेसिटी। ठीक है, सो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, or we can also write Q is equal to C times V. This C constant is known as capacitance. This proportionality constant is known as capacitance of the conductor. Or you can also write capacitance is defined as charge per unit potential. It is defined as charge per unit potential. This is not potential, this is actually potential difference. इसको potential लिखने से अच्छा आप लिखोगे delta V, which is potential difference. So अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का हो गया तो आपका कैपेसिटेंस किसके बराबर हो जाएगा? Q के बराबर हो जाएगा. If your potential difference will be equal to 1 volt, then your capacitance will be become equal to charge. So capacitance of a conductor is defined as the charge required to raise its potential by 1 unit. तो 1 यूनिट पोटेंशियल को इंक्रीज करने में, है ना, कितना चार्ज मुझे देना पड़ेगा, उसको मैं बोलूंगा उसका कैपेसिटेंस. अगर मुझे 1 वोल्ट इंक्रीज करना है किसी भी कंडक्टर का, तो 1 वोल्ट इंक्रीज करने में मुझे इसको कितना चार्ज देना पड़ेगा, amount of charge which is supplied to increase its potential by 1 volt, it is known as its capacitance. समझ आया? SI unit of capacitance is farad and symbol of capacitance is this. This is the symbol of capacitance and this is the SI unit of capacitance. So farad में हम इसको मेजर करते हैं, and 1 farad is defined as when 1 coulomb of charge is given to raise a potential of conductor by 1 volt. जब हम 1 वोल्ट इंक्रीज करने के लिए 1 कूलम चार्ज देंगे तो हम उसको बोलेंगे 1 farad. ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया? इसके और भी बहुत सारे यूनिट्स होते हैं जैसे कि मिली फैरेड, माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड, पिको फैरेड. 1 फैरेड तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है ना. मिली फैरेड, माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड एंड पिको फैरेड आर द सम यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस. सो कैपेसिटेंस का डेफिनेशन सबको क्लियर हो गया? यस एवरीवन? ओके, सो आज हम क्लास यहीं पे एंड करेंगे और कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे. तो कल तो प्योर आपका कैपेसिटर ही चलेगा. तो आज आपका होमवर्क यही रहेगा, जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ाई है वो सारी आपको लर्न होनी चाहिए, और जो भी मैंने कैपेसिटेंस का डेफिनेशन बताया ये आप सबकी नोटबुक में लिखा होना चाहिए. और आज का होमवर्क हम इसी पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. आज का होमवर्क आपको इसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस में दे दूंगा. ठीक है, विच इज बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन C इक्वल टू Q अपॉन V. Some basic questions we will give you for homework. Okay beta, ठीक है. Now bye bye to all of you. Yes, happy Ganesh Chaturthi. Thank you, thank you. Welcome for all. Okay, welcome, welcome, welcome. Yes. Bye bye, bye bye, bye bye. Okay, bye bye.